आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय क्या है? देखो, सामाजिक न्याय पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि न्याय क्या है ना। और न्याय के बाद हम पढ़े सामाजिकता क्या होती है, और फिर दोनों को मिलाकर पढ़े सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिकता तो हम सब जानते हैं। समाज के आदर्शों को क्या कहा जाता है? सामाजिकता कहा जाता है। और समाज के आदर्श हम छठी क्लास से या उससे पहले तीसरी क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया था सामाजिक अध्ययन। सबसे पहले पर्यावरण, फिर सामाजिक अध्ययन, और आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान माध्यमिक तक। फिर ऊपर की क्लासों में सेपरेट हो जाता है। ये सब सामाजिकता का ही ज्ञान है। न्याय देखो, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जस्टिस। क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। दो प्रकार की व्यवस्था, एक तो भारतीय और एक पश्चिमी, पाश्चात्य। ठीक है। भारतीय दर्शन में न्याय का संबंध किससे है? धर्म से है। किससे है? धर्म से है। पूछ लिया जाए भारतीय व्यवस्था में न्याय किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा? धर्म, रिलीजन, है ना। धर्म को क्या कहते हैं? रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में। अभी अंग्रेजी के शब्द याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो हिंदी माध्यम का काम है, हिंदी ही याद रखनी है। तो न्याय को क्या कहते हैं? जस्टिस। जस्टिस को दो विचारधाराओं में बांटा, एक भारतीय और एक पश्चिमी। पश्चिम को कौन सी कहते हैं? यूरोप वाली भी कहते हैं, विदेशी भी कहते हैं। ये सब किसका भाग है? पश्चिम का भाग है। भारतीयों की बात करें तो किससे जुड़ा हुआ है? धर्म से। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। नाम सुना कन्या? जानते हैं? अरे यस या नो? यस सर। कन्या समझते हैं यस क्या? सर। ये सब बालिकाएं कन्याएं बैठी है यहाँ पर, है ना। मान लो गलती से पैर टच हो गया तो क्या कहेंगे? पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। किसका दर्शन है? न्याय का ही दर्शन है। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, बताओ समझ में आता है? काटते नहीं है, ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के समाज की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, समाज की व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए मोस्टली जो काम किए गए वो क्या थे? सामाजिक न्याय का ही उदाहरण थे। और मेनली वो न्याय का उदाहरण थे। किसका था? मेनली वो न्याय का उदाहरण था। पश्चिम में क्या कहा गया? ड्यू योर ड्यूटी कॉल टू जस्टिस, है ना। कर्तव्य पालन। क्या कहा गया? कर्तव्य पालन क्या है? न्याय है। ड्यूटीज करें। और हिंदुस्तान में अपने काम के अलावा सबके काम करते हैं, है ना। हिंदुस्तान के लोग कैसे होते हैं? अपने काम के अलावा सब काम करते हैं। देखो, बच्चा पढ़ेगा नहीं, पड़ोसी की बात करेगा क्लास में, देखो, है ना। बच्चे का ध्यान चारों तरफ रहेगा, चौकीदार का काम करेगा, जबकि काम क्या है? पढ़ने का है। अभी भी देखना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तो नहीं, एक दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनका बस लाइफ चल रहा है और उनको किसी से मतलब नहीं है, जबकि मेन काम क्या था उसका? मेन कर्तव्य क्या था? पढ़ाई पर फोकस करना था। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इन्होंने क्या कहा? व्यक्ति को अपना, ये देख लेना बेटा, आपकी किताब में नहीं है ना। ये आपकी किताब में नहीं है, मैंने इसीलिए बताया ताकि न्याय समझ में आ जाए। व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए। अब ये क्या है निर्दिष्ट कार्य? निर्दिष्ट कार्य का मतलब होता है करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य। अब इसमें काम तो बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे लड़कियां, अभी लड़कियां नाराज हो जाएंगी सभी, है ना।
सर क्या बात कर रहे हो। लड़कियों का एक बहुत अच्छी विशेषता होती है क्या, बातें करना। चाहे 10 वर्ष बातें करा लो और फिर भी अगर कहोगे तो ये और बातें कर लेंगी, है ना। ये विशेष गुण लड़कियों में पाया जाता है ना। तो ये काम अच्छा नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो काम जो वास्तव में करना चाहिए था, वो कार्य जिससे हमें उन्नति मिलेगी, वो कार्य जिससे समाज आगे बढ़ेगा, वो निर्दिष्ट कार्य है। बातें करना निर्दिष्ट कार्य नहीं था। समझ में आई बात। लड़कों के देख लो, फ्री की पंचायती, है ना। कहीं भी ले जाओ, किसी भी मुद्दे पर बात करा लो इनसे, पढ़ाई के अलावा। तो ये क्या निर्दिष्ट कार्य नहीं है। वह कार्य जिसने जिसको विधि ने तय किया है, समाज ने तय किया है, हमारे विकास के लिए जरूरी है और हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, समाज की गतिविधियों के जरूरी है, वो क्या है, निर्दिष्ट कार्य है। पिताजी का पैसा कमाना निर्दिष्ट कार्य है, माँ के द्वारा बच्चों का लालन पालन निर्दिष्ट कार्य है ना। आपका पढ़ाई करना निर्दिष्ट कार्य है, खिलाड़ियों का खेल खेलना निर्दिष्ट कार्य है, मेरे द्वारा पढ़ाना निर्दिष्ट कार्य है, आपके द्वारा पढ़ना निर्दिष्ट कार्य है। बताओ समझ में आया क्या। Yes, sir. अनिका Yes, sir. बैठ गया मामला। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, न्याय। क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल न्याय। न्याय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जस्टिस। हमने इसको मूल दो भागों में बांट लिया, एक भारत का न्याय और एक विदेशियों का न्याय। भारत का न्याय किससे जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है। चलो एक ना मेरा पर्सनल सवाल है ना, इसे बाकी जोड़ना मत आप एजुकेशन वगैरह से, ईमानदारी से बताना है ना, सही या गलत। कितने लोगों का पैर किताब के टच होने के बाद हाँ चरण स्पर्श उसके सिर के नहीं लगाते, बताओ भाई कोई है क्या ऐसा। आप में से कोई ऐसा बच्चा है क्या जो किताब के पैर लगाने के बाद उसको सिर के नहीं लगाता या यूं नहीं करता, बताओ कोई है क्या ऐसा। प्रिया, दिव्या, ज्योति। No, sir. क्यों भाई, ये आई कहां से सिस्टम, ये यहां से आया। कहां से आया, धर्म से आया। क्योंकि हमारे व्यवहार में हम क्या हैं, इंडियंस, भारतीय हैं, और हमारे व्यवहार में क्या जुड़ा हुआ है, धर्म जुड़ा हुआ है। देखना एक चीज और है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल याद रखने अपने को, ताकि अपन जब धर्म पढ़े, धर्म तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। न्याय भी आपके सिलेबस में छोटा सा ही दे रखा है, लेकिन इससे अपने को अंतर करने में पता लग जाएगा। बेसिकली ये टॉपिक कॉलेज में आता है, आपको थोड़ा सा ध्यान समझने में काम आ जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे टॉपिक तो समझ में आ जाएगा। देखो अपन खाना खा रहे हैं सारे, है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठे हो। आपके एग्जाम्पल लो, आप परिवार के सारे सदस्य हो, मम्मी पापा, है ना, छोटू मोटू भाई बहन सब बैठे हैं, और आप भी वहां बैठे हो, और आपने खाना खाना शुरू कर दिया। एक चपाती तो अंदर गई, अब दूसरी चपाती लेनी है। अब बताओ कितने लोग झूठे हाथों से ले लोगे, बताओ भाई, है क्या कोई ऐसा सूरवीर। ले सकते हैं क्या, निखिल। No, sir. नहीं ले सकते, ले सकते हो। No, sir. हमारे यहाँ क्या है, धर्म को पवित्र भी माना है, क्या माना है, पवित्र भी माना है, और आदर्शवाद भी माना है। अब ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आदर्शवाद क्या होता है, वह रूपरेखा जिस पर चलकर अपना आपको गौरवान्वित महसूस करें या अन्य को बताया जा सके। अरे अभी कोई किसी के थप्पड़ मार गया है तो बहादुरी का काम थोड़ी कर रहा है, ये तो गंदा काम है, हिंसा का काम है। अगर कोई किसी की सहायता करके आया है तो ये अच्छा काम है, दो लोगों को और बताना चाहिए, इसे आदर्शवाद कहते हैं, है ना। वह वाक्य या वह विचारधारा जो अन्य के लिए भी अच्छी हो, क्या कहलाती है, आदर्शवाद कहलाता है, जिस पे आगे चलकर हम विकास कर सकते हैं। पवित्र तो आप सब जानते हो, है ना। हमारे हिंदू धर्म में बालिकाओं को देवी का रूप में पूजा जाता है। बताओ नवरात्रों में पवित्र मानते हैं ना, ये सारी दुर्गा माता की दुर्गा माता है, इनका पूजन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, है ना, जिमाते उमाते हैं, है कि नहीं। बालिकाओं को जिमाते हैं ना, तो ये किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है, कोमलता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे हमारे घर में बहन और भाई दोनों है तो ज्यादा कोमल स्वभाव या सॉफ्टनेस बहन के प्रति होती है। बताओ होती कि नहीं होती। अरे पिताजी अगर पीट रहे हो तब भी ज्यादा सॉफ्टनेस किसकी तरफ रहेगी, कन्या की तरफ रहेगी, लड़की की तरफ रहेगी। तो ये पवित्रता का है, आदर्शवाद का है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। काफी देसी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, बताओ किसके समझ में नहीं आया। भारतीय न्याय किससे जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म आप अच्छे जानते हैं, सब ज्ञाता है ना।
और लड़कियां तो बहुत अच्छी जानती है, क्योंकि वो उपवास वगैरह भी रखती होंगी, है ना। ये बच्चियां उपवास रखती है ना बेटा, तो ये भी किसका उदाहरण है, एक पवित्रता का, धर्म का ही उदाहरण है। ठीक है, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो, इसमें यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर हम पश्चिम की बात करें, किसकी बात करें, पश्चिम की, तो यहां पर सीधा सीधा अर्थ आता है करने योग्य कार्य। किसका आता है, करने योग्य कार्य। अब वो करने योग्य कार्य क्या है, ये भी देखने वाली बात है ना। करने योग्य कार्य में निश्चित कुछ भी नहीं है। अब ये कैसे होगा, परिस्थितियों के हिसाब से होगा। जैसे मान लो यहां देखो, एक सैनिक और हम, बताओ भाई, एक तो कौन है, सैनिक, और एक कौन है, हम। क्या दोनों की ड्यूटी बराबर रहेगी क्या? नो एक सर। सैनिक और एक हमारी। देखो ये अगर किसी को मार देगा, ये क्या करेगा, मार देगा, तो इसको तो क्या मिलेगा, पुरस्कार। ठीक है, और हमें क्या मिलेगी, बात समझ में आई क्या? अरे सैनिक बॉर्डर पे किसी को मार देगा तो उसे तो क्या मिलेगा, पुरस्कार, और अगर हम किसी को मार देंगे तो हमें क्या मिलेगी, सजा। देखो इसका मतलब ऐसे और देसी भाषा में समझो, देखो, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अलग अलग काम दिया गया है। बताओ दिया गया कि नहीं दिया गया? ये काम पहले तो किसने दिया, प्रकृति ने दिया। सबसे सबसे पहले किसने दिया, प्रकृति ने। उसके बाद किसने दिया, समाज ने। और उसके बाद किसने दिया, कानून व्यवस्था ने। इसके बाद आधुनिक समाज ने। ये सब की भूमिका तय है। जैसे मेरी भूमिका पढ़ाने की है, आपकी भूमिका पढ़ने की है, पिताजी की भूमिका आपको संसाधन उपलब्ध कराने की है, मोबाइल लाके देंगे, पेन कॉपियां लाके देंगे। माँ का काम है आपका भरण पोषण, लालन पालन करना, खाना पीना खिलाना, आपका ध्यान रखना। मतलब सबका काम एक ही है क्या? सबका काम क्या है, अलग अलग। यही निर्दिष्ट कार्य है ना। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म सीरियल देखते होंगे, वो नागिन वागिन सीरियल, है ना। तो बताओ सब रोल अलग अलग कर रहे हैं ना, बड़ी नागिन इधर, छोटी नागिन इधर, है ना, वो इधर वो इधर, ऐसे ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं। तो जिसका जो काम है उसको वो ही काम करना चाहिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, देसी भाषा में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। यही क्या है, पश्चिमी न्याय का सिद्धांत है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है मामला? ज्योति, बैठ रहा है मामला? यस सर। फिर से बताता हूं मैं, देखो फिर इसको खत्म करते हैं। व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसमें एक लाइन और जोड़ लो, व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। क्या नहीं करे, हस्तक्षेप ना करे, इंटरफेयर ना करे। तो क्या कहलाएगा, ये पश्चिमी न्याय कहलाएगा। बस इतना ही है। कोई सवाल हो तो फटाफट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, कोई सवाल हो तो बताओ फटाफट। है कोई? देखो जवाब आप तुरंत दिया करो ताकि टाइम नहीं खर्च हो, है ना। क्योंकि अगर मेरे मिटाने के बाद आपने सवाल पूछा तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा उसको समझाने में। सब कुछ लिखा हुआ उसी दौरान पूछ ले तो ज्यादा बढ़िया है। और सवाल पूछना हो तो तुरंत पूछ लिया करो, है ना। अब देखो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय की परंपरा कैसी है, शास्त्रीय परंपरा है। एक तो ये याद रखना है, कैसी परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा। अब परंपराएं क्या होती हैं ये तो बता दो निकिता। परंपरा क्या होती है बेटा, प्रिया? वे नियम जो सालों से चले आ रहे हैं। हाँ, बढ़िया बात। देखो वे नियम जो बहुत सदियों से हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, क्या कहलाती हैं, परंपराएं होती है। देखो इसमें परिवर्तन कैसे होता है, आवश्यकता के अनुसार। जैसे गाना और गीत, दोनों में अंतर क्या?
बताओ भाई, गाना और गीत में अंतर क्या? देखो गाना तो वो जो फिल्मों में गाया जाता है, और गीत आपने गांव में सुना होगा, गीतों का बुलावा है, सुना क्या, है ना? यस सर। गीतों का यस बुलावा है और सर। महिलाएं जाती हैं, वो सब है ना। ये गीत वो वाले हैं जो कहाँ गाए जाते हैं, गाँव में। शहरों में भी अपने होते हैं, अपने तो गाँव के परिवेश के हैं ना। आप देखो दोनों में अंतर क्या, ये तो लिखित हैं, कैसे हैं, लिखित हैं, बताओ है कि नहीं है? आज चाहे सुन लो, चाहे 50 साल बाद सुन लो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आएगा क्या ऊपर वाले में? कोई अंतर नहीं आएगा। रिकॉर्डेड है का भी अंतर नहीं आएगा। यहाँ समय के साथ और जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आएगा, वैसे वैसे ही गाने बदलते जाएंगे, गीत बदलते जाएंगे, इनमें बदलाव होगा ही होगा। क्या होगा? बदलाव होगा ही होगा। तो गीत क्या है? परंपरा है। गीत क्या है? परंपरा। और ये परंपरा आवश्यकता के अनुसार बदलती जाती है। जैसे एक एग्जांपल, देसी एग्जांपल देता हूं मैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। बताओ पहले क्या महिलाओं को समाज में भागीदारी दी जाती थी क्या? सरपंच बनाने में, शादी ब्याह के रिश्तेदारी में, नौकरी में, ऑफिस में, घर के किसी फैसले में हिस्सेदारी थी क्या महिलाओं की? नो सर। नो सर। आज है कि नहीं है? यस सर। क्या बदल यस गई? सर। परंपरा बदल गई। तो मेरे हिसाब से सबको परंपरा समझ में आ गई होगी। और परंपरा किससे बदलती है? समय के साथ, आवश्यकता के अनुसार बदलती है। अब यहाँ पर एक शब्द और है, शास्त्रीय। क्या है? शास्त्रीय। शास्त्रीय का मतलब भी क्या है? पुराना ही है। क्या है? दो शब्द आते हैं, एक तो आधुनिक और एक शास्त्रीय। तो जब शास्त्रीय है तो पुरानी परंपरा की बात ही हमेशा करता है। अब शब्द याद रखना पड़ेगा। आधुनिक और शास्त्रीय परंपराओं को समझाएं तो आधुनिक में तो कौन आ जाएंगे? आप लोग सबके सब आ जाएंगे। और शास्त्रीय में कौन आ जाएंगे? पुराने वाले लोग सब आ जाएंगे। बताओ बात समझ में आई क्या? अब देखो उदारवाद, इसमें एक विचारधारा है उदारवाद। ट्वेल्थ क्लास में पूरा चैप्टर आएगा आपके उदारवाद का, है ना। अपन डिटेल से पढ़ेंगे, मार्क्सवाद पढ़ेंगे, समाजवाद पढ़ेंगे, गांधीवाद पढ़ेंगे, उदारवाद पढ़ेंगे, सारे वाद, है ना। वाद का मतलब क्या होता है? वाद का अर्थ ये तो बताया था बेटा मैंने। चलो आप बता दो। नहीं? अरे भाई ये क्या है, ये क्या है? विपक्ष। भोले बच्चे रह गए, ये सारे के सारे कागज के सेब हैं। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अरे वाद विवाद नहीं सुना आपने? मुकेश जी सर कहते हैं प्रतियोगिता होगी, वाद विवाद में सबको आना है, बहुत सारे इनाम जीते हैं आपने, और आपको यही नहीं पता वाद क्या होता है? वाद का मतलब पक्ष। अरे मैंने कहा ये मारकर 2 किलोमीटर रोज चलता है। कितना? ये मारकर 2 किलोमीटर रोज चलता है ना। उधर से चंचल ने कहा क्या बात कर रहे हो सर, चल ही नहीं सकता, ये तो निर्जीव वस्तु है ना। उधर से कनिका ने कहा बिल्कुल सर चलता है। तो एक पक्ष तो चलने वालों में आ गया, एक पक्ष नहीं चलने में आ गया, और दोनों में बहस हुई। यही क्या कहलाता है? वाद और विवाद। तो बताओ एक पक्ष हुआ तभी तो विपक्ष हुआ। समझ रहे हो? इसको अंग्रेजी में केस भी कहते हैं। ये लो, केस भी कहते हैं। केस ये नगद वाला नहीं, कोर्ट वाला केस, है ना। वादी हाजिर हो, प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी, वो ही शब्द है। तो उदारवाद, वाद का मतलब पक्ष समर्थन, उदार का मतलब नियमों में छूट। क्या है? नियमों में छूट। ये क्या कहलाएगा? उदारवाद कहलाएगा। जैसे किसी काम को हम कर रहे हैं, चलो एक आज जैन धर्म की बात करते हैं। चले क्या जैन धर्म में? धर्म सारे ही अच्छे हैं, धर्म सारे ही अच्छे हैं। कुछ में कुछ बुराइयां हैं, कुछ में कुछ अच्छाइयां हैं। चाहे हिंदू हो तो वहां भी कुछ कमियां हैं, जैन है वहां भी कुछ कमियां, सिख जैन सब में अच्छाइयां, सब में बुराइयां। जैन में देखो 2 शाखाएं, एक तो कौन से? दिगंबर, सुना है क्या? एक कौन से? श्वेतांबर। अरे सुना है या नहीं? यस सर। जैनियों की कितनी शाखा होती है? 2 शाखाएं होती है, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर।
अब ये दिगंबर वाले थे ना, जैन साधु अपनी इंद्रियों पर बहुत जबरदस्त कंट्रोल रखते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है परमपिता परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं ये, और ये शरीर को नश्वर मानते हैं, इसीलिए वस्त्र धारण नहीं करते। क्या नहीं करते? वस्त्र धारण नहीं करते, है ना, निवस्त्री रहते हैं। पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं, चाहे यहाँ से बीकानेर जाना हो तब भी पैदल ही चलेंगे। बड़े कठोर नियम, है ना। बालों को उखाड़ना बहुत कठोर इनका, है ना। और महान आत्माएं हैं इसीलिए कर पाते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है ना। पुण्य आत्माएं हैं इसीलिए अपनी इंद्रियों पर क्या है, नियंत्रण है। हम तो भूखे ही नहीं रह सकते, मैं तो नहीं रह सकता, आप तो पता नहीं रह सकते हो नहीं रह सकते हो, है ना। मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे तो एक टाइम खाना नहीं मिले तो दूसरे टाइम तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अपन नहीं रह सकते। अब आपका तो पता नहीं, हो सकता है कोई संत हो आप में भी। ये बात समझ में आई क्या? तो दिगंबर जो संत थे वो कैसे थे बेटा? कठोर नियम वाले थे, है ना। कठोर नियम, इनका अपने मन पर नियंत्रण था, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था, और ये भगवान के प्रति बहुत समर्पित थे। फिर उनमें से जैनियों में से कुछ को लगा कि भाई ये तो सब लोग नहीं कर सकते, बड़ा कठोर काम है तो नियमों में कुछ छूट की बात कही गई। क्या कही गई? नियमों में कुछ छूट की बात कही गई। और फिर कौन बन गए उनमें से? श्वेतांबर। ऐसे लोग जो वस्त्र धारण करने लग गए। क्या करने लग गए? वस्त्र धारण करने लग गए, जीवन में आने लग गए, जीवन यापन करने लग गए, है ना। गाड़ी घोड़े पैदल की जगह गाड़ियां इस्तेमाल करने लग गए। यानी कि जैनी तो हैं, जैनी तो हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? उस व्यवस्था में कुछ रियायतें दे दी। क्या कर दी? कुछ रियायतें दे दी, अपने हिसाब से नियमों को एडजस्ट कर लिया। और ये एग्जांपल याद रखना, अपने आगे आएगा, जैनियों का भी आएगा और मुसलमानों का मैं आपको बता ही रहा हूं अभी। तो इन्होंने जो कठोर नियम थे उनमें क्या कर ली? कुछ कमियां कर ली। अभी देखना, एक साध्वी जी और आज एक लड़की ने 23 साल की बच्ची है, उन्होंने दीक्षा ली है। तो धर्म के प्रति आसक्त होना, धर्म के प्रति समर्पण होना, ये अच्छी चीज है। परमात्मा के नजदीक आना बहुत अच्छी चीज है ना। बताओ, समझ में आया उदाहरण? तो इसमें नियमों में क्या है? छूट। तो ये विचारधारा कैसे कहलाएगी? उदारवादी विचारधारा कहलाएगी, उदार कहलाएगी। इसमें नियम कठोर नहीं है, कमजोर है, नियमों में क्या है? छूट है। बताओ, समझ में आया कुछ? ये कौन सी विचारधारा? कठोर वाली। ये कौन सी? सरल वाली। और देखो, अब ये आपके अगले साल आएगा ऐसे कैसे ही, है ना। तो अब भी याद कर लो इसको। धर्म की बात करें तो 622 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में, कहा? मक्का मदीना में इस्लाम की स्थापना की। अब धर्म तो धर्म ही होता है, चाहे वो सिख, ईसाई, जैन, पर्शियन, हिंदू, कोई सा भी हो, सब एक ही है, क्योंकि ईश्वर एक ही है ना। 622 ईस्वी में की मानने के तरीके क्या हैं? सबके अलग अलग हैं। तो अभी तो युवा है, दुनिया का सबसे नया धर्म अगर हम बात करें, सबसे युवा धर्म की बात करें, तो 622 तो अभी ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 1400-1500 साल इसको हुई है ना। तो इस्लाम धर्म मक्का मदीना में आया। मक्का मदीना आप जानते हो हज करने के लिए जाते हैं। वहां पर जो पहला फॉर्मेट था सिया था, और दूसरा फॉर्मेट आया वो सुन्नी था। ठीक है। अब इनमें क्या पंगा है वो देखो, ये एक दूसरे के जान के दुश्मन है, तगड़े वाले। अभी जो अफगानिस्तान आप देखेंगे, कल का पेपर आपने किसी ने पढ़ा हो तो कल का पेपर बहुत काम का है, उसमें से कटिंग रख लेना बेटा आप। दिव्या, समझ में आ रहा है? कल के पेपर की यस सर। भास्कर या पत्रिका में आया है, अफगानिस्तान के चारों पड़ोसी, चारों तरफ के देश आए हैं। पढ़ा गया किसी ने ऐसा अखबार? यस यस सर। सर। उस कटिंग को रख लेना आप सब लोग। देखो, उस कटिंग की भी बात इसके बाद हम करेंगे, उसमें क्या पढ़ना है और क्या रखना है, अपने काम की चीज क्या है, अपने सिलेबस में क्या आएगी, है ना। इसके बाद देखते हैं। तो मुसलमानों में कितने विचारधारा के लोग हो गए? 2 विचारधारा के लोग। अब इसको अपने को ये याद रखना है, अपने सिलेबस में ये आएगा। 622 में कौन सा धर्म आया? इस्लाम आया। कहाँ आया? मक्का मदीना में। लेके कौन आए? मोहम्मद साहब लेकर आए। अब यहाँ देखो बेटा क्या बात है, एक तो विचारधारा सिया और एक विचारधारा सुन्नी। इसमें से जो मूल विचारधारा है
वो है सियाओं की। सिया कौन से हैं? सऊदी अरब वाले। सऊदी अरब वाले अपने इधर कहाँ है? अपने यहाँ जालोर, प्रतापगढ़, बाड़मेर साइड है ना। ये जो मुसलमान हैं वो कौन से हैं? सियाई हैं। अब इससे पंगा क्या है? सिया तो है पैसे वाले, संपन्न, पैसे वाले, संपन्न, ठीक है। और ये है हिंदुस्तान में, भारत में एक तो, पाकिस्तान में है, और गरीब राष्ट्रों के मुसलमान ये हैं। बेसिकली इनमें पैसे वाले खूब है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब इनमें विवाद क्या है वो देखो। एक तो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, खुद मोहम्मद साहब के, और एक इनके दामाद के अनुयायी हैं, है ना। विचारधारा दो कैसे हुई? एक तो मोहम्मद साहब के अनुयायी है, मानने वाले हैं, और एक इनके दामाद के मानने वाले हैं, दामाद की शिक्षाओं को मानने वाले हैं। मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी थी वो थोड़ी सी कठोर है, और दामाद ने इनकी दी वो थोड़ी सी सरल है। तो इनमें भी क्या हो गई? दो विचारधाराएं हो गई और विवाद का कारण बने गया। तो ये उदाहरण समझ में आया। अपने को दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो मोहम्मद साहब और एक 622। सर मोहम्मद वाले अनुयायी कौन से हैं इनमें? सिया। मूल जो इस्लाम है वो तो सिया ही है ना। और बेटा इसमें इतना मुझे पता भी नहीं आगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि डीपली अपने सिलेबस में तो ये है नहीं। अब सिया अपने आप को मानते हैं, सुन्नी अपने आप को मानते हैं। हमारे लिए तो दोनों ही भाई और दोनों ही बराबर है ना। प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारतीय है उसका हम सम्मान करते हैं, प्रत्येक वह धर्म जो भारत में उसका भी हम सम्मान करते हैं। विदेशों से तो अपने को क्या लेना देना, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, आप में से हो सकता है कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए। धर्म, जाति, वर्ण, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा, ये सब बाद की चीजें होती है ना। पहले सबसे पहले देश होता है। देखो ये जिंदगी में नियम बना लेना, अगर संपन्न विकसित राष्ट्र बनना है, ये पेड़ और ये पेड़। अब इसमें धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग, भाषा, ये सब ऊपर, और ये मूल है राष्ट्र। ये क्या है? राष्ट्र। और इसका कोई धर्म नहीं होता। पता होता है क्या? अरे भाई सेना में बता सकता है क्या कोई कौन सा धर्म का है? जब भारत में आंच आएगी तो सब लड़ेंगे। अफगानिस्तान में सबसे बड़ी हार का कारण पता है क्या है? इनमें बंटना। अगर ये यहाँ नहीं बटे होते तो आज अफगानिस्तान सुरक्षित होता। इस भावना से अगर जुड़े होते तो, जैसे भारत जुड़ा होता है। जब भी तिरंगे पर आंच आती है, तिरंगे का कौन सा धर्म है बताओ मुझे? संविधान का कौन सा धर्म है बताओ? तो जब कोई तक सा धर्म नहीं था। ये जब तक ये रहेंगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिद्धांत दिया था कि भाई भारत एक है, और सब बाद में धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग ये सब बाद में आते हैं, है ना। अरे आप बताओ, अगर देश पे आंच आ गई, देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रहेंगे? अफगानिस्तान से बहुत तगड़ी सीख मिली है दुनिया को। अगर इसको कोई सीख गया तो बच गया राष्ट्र, और नहीं सीखा तो पिछड़ेगा। अफगानिस्तान का सीधा सा मैसेज पूरी दुनिया को जाता है कि वे व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं करते, भगवान श्री राम ने भी कहा है, देखो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है, जननी जन्म भूमस्य, है ना, ऐसे कोई करके श्लोक था। और आपको याद हो, रामायण देखा हो तो अयोध्या की माटी को वो बांध के ले गए थे, सर लगा के रोजाना पूजा करते थे। बताओ देखा कि नहीं देखा? भगवान राम अयोध्या जी की माटी को लेके गए थे, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से क्या होना चाहिए? प्रेम होना ही चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा ना, देश ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, भाषा भाषा सब बाद में यहीं की धरी रह जाएंगी, किसी काम की नहीं है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? राष्ट्र, और उसकी सेवा होनी चाहिए। समझ में आई क्या बात? इसके बाद में यस क्या सर। बताने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या चर्चा करने वाले थे? एक टॉपिक और बच रहा है, अभी बताया था मैंने आपको, क्या रह गया? चलो आने दो, याद है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। उदारवाद समझ में आया? लिखो, भारत के संविधान को उदारवादी क्यों कहा जाता है? भारत के संविधान को उदारवादी क्यों कहा जाता है?
आंसर भी लिख लो, आंसर लिखो। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर, सामाजिक न्याय सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर व्यक्ति को तहरीज देता है। उर्दू का शब्द है ये। तहरीज का मतलब होता है प्रायोरिटी। पहले किसको एक्सेप्ट करता है? मानव को एक्सेप्ट करता है, व्यक्ति को एक्सेप्ट करता है, बाद में सिद्धांतों को तहरीज देता है। क्लियर? समझ में आया क्या? भारत के संविधान को उदारवादी क्यों कहा गया है? उदाहरण, उदाहरण भारत के संविधान में, उदाहरण भारत के संविधान में SC ST की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है, की गई है। उदाहरण SC ST की व्यवस्था संविधान में, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं, संविधान निर्माताओं का ये मानना था, संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि केवल नियम बनाने से ही, संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि केवल नियम बनाने से ही या अधिकार देने से ही, नियम बनाने से या अधिकार देने से ही सदियों से चले आ रहे अन्याय, सदियों से चले आ रहे अन्याय समाप्त नहीं होने वाले हैं। सदियों से चले आ रहे हैं अन्याय समाप्त नहीं होने वाले हैं। इसके लिए मताधिकार, इसके लिए मताधिकार व विशेषाधिकार देने होंगे, विशेषाधिकार देने होंगे। वोटिंग राइट्स एंड स्पेशल राइट्स देने होंगे। बस टाइम हो गया, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कल जब क्लास चालू हो ना तो अपने को ये सवाल वो याद आ गया मुझे। अफगानिस्तान के जो पड़ोसी राष्ट्र है ना, वो सारे आप मेरे से आते ही पूछ लेना कि किसको क्या फायदा होने वाला है, किसको क्या नुकसान होने वाला है, ताकि जब अपन IR पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो उस समय अपने को काम आएगा। पूरा अफगानिस्तान अपने पूरे सिलेबस में है, तो अपने को याद रखना।